हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर अल्टरनेटिव फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। यहाँ पे मैं वर्ड ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। इसके मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो भी फ्यूल्स हम डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल ऑटोमोबाइल के लिए यूज़ होगा। फ्यूल्स हैं जिसको बर्न करते हो आप तो एनर्जी मतलब हीट रिलीज होती है, और हीट का जहाँ पे भी एप्लीकेशन आपको करना है आप उससे कर सकते हो। आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आप व्हीकल चला सकते हो, आप उसको हाउस होल्ड में यूज कर सकते हो, खाना बना सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स को डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, और लास्ट में इन सब के बेसिस पे आपको कुछ मैं प्रैक्टिस एमसीक्यू दिया हूं जो आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। इन एमसीक्यूज के जो आंसर हैं आपको लास्ट में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हम ऐसा मानते हैं कि अभी जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कंसीडर करते हुए हम ये सोच रहे हैं कि कुछ तो अल्टरनेटिव फ्यूल फाइंड आउट करें जिससे हम अपने ऑटोमोबाइल को ड्राइव कर पाएं, और बेसिकली हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल पे फोकस कर रहे हैं। पहला रीजन है कि ये जो फ्यूल्स हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे ये एक बेसिक रीजन है, कई सारे जगह हमने इसको डिस्कस किया है। एयर पोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो बेसिक रीजन। पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है, मतलब एसिड फॉर्मेशन हो जाता है जो कंडेंस होकर गिरता है, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कंटिन्यूअसली हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ते रहना, ये होता है बेसिकली रीजन ऑफ CO2, क्योंकि CO2 टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी सनरेज आ रही है उनके पास जो भी रेडिएशन है, जो भी हीट है, उसको CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस नहीं जाने देती है। तो एक रीजन आप मुझे और बताना। CO2 वैसे तो हम लोग भी रिलीज कर रहे हैं, एक आदमी भी सांस लेता है वो भी CO2 रिलीज करता है, बट डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ CO2 रिक्वायर्ड होती है। अगर सपोज करिए कोई ऐसा प्लेस है जहां पे CO2 है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हेल्थ इश्यूज होते हैं डेफिनेटली, ये सारे प्रॉब्लम जिसके वजह से हेल्थ कंप्रोमाइज होता है आदमी का। जहाँ पे पोल्यूशन होता है, सिंपली आप देख पाओ हम सांस नहीं ले पाते हैं, जहाँ पे धुआं हो वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहते। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली। और ठंडियों में अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठंडियों से थोड़ा सा पहले आपने देखा होगा दिल्ली न्यूज़ में रहता है कि यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, लोग पराली जला रहे हैं, धुआं हो रहा है, फला फला फला, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जहाँ पे आप बेसिकली जहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है फिर शिप के थ्रू जाता है, तो वहाँ पे ऑयल एक्सप्लेड भी हो जाते हैं, ये सी में भी हो जाते हैं, बहुत बार एक्सीडेंट के थ्रू हो जाते हैं, बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की वजह से हो जाते हैं। अगर एक बार कहीं पे ऑयल मिक्स हो गया वाटर में तो उसको आप सेपरेट नहीं कर पाते हो, तो जिसके वजह से जो सी बॉडी है उसमें जो लिविंग्स हैं उनकी लाइफ कंप्रोमाइज हो जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भाई आप इसको कब तक यूज करोगे, कभी तो ये खत्म होगा ना, क्योंकि इसका कुछ अमाउंट है। तो जब खत्म हो जाएगा उस समय क्या करोगे, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ के रखो। इंसान है, हर जगह अल्टरनेटिव ढूंढते रहता है। जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम किसी एक एग्जाम की नहीं करते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं, अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें। तो इन शॉर्ट ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कुछ अल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये मेजर हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इनका एप्लीकेशन होके हम जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो जाता है कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल है, मतलब जो अल्टरनेटिव वर्ड है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स को सम टाइम कहने लगते हैं कि ये रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं। भैया अल्टरनेटिव अलग चीज होता है, रिन्यूएबल अलग चीज होता है, दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। हो सकता है कुछ अल्टरनेटिव फ्यूल्स रिन्यूएबल हो, बट ये जरूरी नहीं कि सारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो रिन्यू हो सकता है, ठीक है, मतलब फिर से बन जाएगा। जो चीज आप यूज कर लिए उसके बाद यूज करने के बाद वो फिर से वही चीज बन जाएगा जो जिसको आपने यूज किया था, तो उसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में रिन्यूएबल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में आप सभी लोग जानते हो और इसका यूज बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अब हो भी रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा चीज़ हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडी दे रखी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। रिसेंटली आपने देखा कि रोड टैक्स कंप्लीट रूप से यहाँ पे वेबर कर दिया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स बायोफ्यूल्स का भी यूज के प्रमोट किया जा रहा है, बायोफ्यूल्स का यूज ज़्यादा हो।
इससे भी जो पोल्यूशन है वो कम होगा हमारे सिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है जो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब जिसे हम कहते हैं पानी से चलने वाली व्हीकल। ऐसा क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन तो अलग होता है, पानी अलग होता है। ये इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो बेसिकली जहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वाटर से करते हैं, H2O से। और भी बहुत सारे जगह से कर सकते हो आप। जितना भी लिविंग बीइंग देख रहे हो हर जगह क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन तो है। कहीं से आप एक्सट्रैक्ट कर लो हाइड्रोजन, हम लास्ट में देखेंगे भी। बट बेसिकली हम इसे वाटर से करते हैं, इसलिए जहां पे हाइड्रोजन की बात आती है वहां पे वाटर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस को लेके कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कि जो नेचुरल गैस है ये क्या रिन्यूएबल सोर्स है? इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल काफी टाइम से यूज हो रहा है, गैस यूज होने लगी तो उनको लगा कि ये रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स नहीं होता है, ये भी एक तरह का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ही है। और नेचुरल गैस का यूज व्हीकल के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस में होता है, जैसे हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और व्हीकल तो है ही जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक गैस होती है जो बेसिकली मिक्सचर होता है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेजर कंपोनेंट होता है या मेजर जो कंस्टिट्यूएंट होता है नेचुरल गैस का वो क्या होता है? तो वो होता है मेथेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाया जाता है और डेफिनेटली मैंने भी दिया हुआ है। ये पाया कहां जाता है भाई? ये भी जहां पे पेट्रोल पाया जाता है आपका, जहां पे कोयला पाया जाता है, वहीं पे नेचुरल गैस भी पाई जाती है। आपने सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी में, मुंबई हाई में बहुत सारे जगह गैस के रिसोर्सेज मिले हैं, तो वो यही गैस होती है। नेचुरल गैस इसलिए कह देते हैं कि वो मैन मेड नहीं है, वो अपने से बना है, इसलिए हम उसे कह देते हैं नेचुरल गैस, और कोई रीजन होता नहीं है। जो नेचुरल गैस होती है इसे दो फॉर्मेट में हम यूज करते हैं। एक आगे हम सी लगा देते हैं, सी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर हम आगे एल लगा देते हैं, एल मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये दो फॉर्मेट होता है जिसमें हम नेचुरल गैस को यूज कर रहे हैं। अब सीएनजी का जो मोटर व्हीकल में यूज है, एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना कि जो सीएनजी होता है उसको किस प्रेशर पे कंप्रेस करके रखा जाता है। तो दिस इज अराउंड टू अराउंड, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये याद रखना है, इसके आसपास का प्रेशर होता है जो हमारा सीएनजी सिलेंडर होता है व्हीकल में लगा होता है उसका। जैसा कि मैंने आपको बताया ये दो फॉर्मेट में हम यूज करते हैं, सीएनजी और एलपीजी। इन दोनों में अवेलेबल है ये कमर्शियली, ऑलरेडी इसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, हमने व्हीकल भी बना लिए हैं और ये फ्रिक्वेंटली यूज भी हो रहा है। इसके साथ साथ एक दूसरा फॉर्म भी है नेचुरल गैस का जिसे हम यूज करते हैं बट बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं करते हैं। इसे हम कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल गैस। अब ये रिन्यूएबल क्यों होता है? रिन्यूएबल इसलिए होता है क्योंकि इसके जो प्रोडक्शन का सोर्स है वो रिन्यूएबल है। कहां से आता है ये आता है ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक मटेरियल को हम करते हैं डिकम्पोज करके उससे गैस निकालते हैं, जिस गैस को हम कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल गैस। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस पे एक बार कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था नाले वाली गैस। आगे मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। बेसिकली हम करते क्या हैं, यहाँ पे इनएरोबिक डाइजेशन करते हैं। इनएरोबिक डाइजेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर किसी सील पैक्ड टैंक में आप कोई रिएक्शन डिकम्पोजिशन करवा रहे हो ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो उसे हम कहते हैं इनएरोबिक डाइजेशन। और जहां पे कोई भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है डेफिनेटली वहां पे गैस निकलेगी। अब उस गैस को आप यूज कर सकते हो, तो उसी गैस को हम कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल गैस। बहुत ही सिंपल, क्योंकि इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो काफी फॉसिल फ्यूल से मेल खाता है, इसलिए आपको एक सेपरेट टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और ये रहा इसका एग्जाम्पल। अगर आप अपने मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो तो प्रधानमंत्री जी का एक बयान था जिससे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। हुआ क्या था, उन्होंने कहा था कि नाले से गैस निकलती है और जिससे एक चाय वाला चाय बना रहा था, कोई स्टोरी सुना रहे थे वो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर होगा जी बिल्कुल पॉसिबल है, कहीं से भी पॉसिबल है। कहीं से पॉसिबल का मतलब ये है कि कहीं भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है तो वहां से गैस निकलती है और उस गैस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप बहुत ज्यादा मत सोच लेना, हमारे पेट में भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है और हमसे भी गैस निकलती है, मतलब ह्यूमन बीइंग की भी गैस निकलती है, बट उससे सिलेंडर नहीं भरा जा सकता, ठीक है। तो उसके अपने कंस्ट्रेन होते हैं। कंस्ट्रेन ये होते हैं कि किस अमाउंट में निकाल सकते हो आप, क्या उसकी प्योरिटी है, उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं,
ये सारी चीजें होती हैं, इसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि क्रूड ऑयल है, उसको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, तो सेम चीज यहां पे है। इसके बाद बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी वेल स्टेब्लिश है, पहले से है, होता आ रहा है। यहाँ पे चूंकि जो नाला होता है उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ही होते हैं। कोई पेड़ गिर के सड़ गया, आपके घर के कचरे आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और वो सड़ रहे हैं, मतलब उनका डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है। डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहां से गैस निकलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस गैस को आप कितने इंटेंसिफाई कर सकते हो, कैसे कलेक्ट कर सकते हो। यहां पे इन जनरल प्रोसेस बताया हुआ है कुछ इस तरीके का, यही प्रोसेस यहां पे किया जा रहा था, तो इससे गैस निकल सकती है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज है नहीं। आपने गांव में देखे भी होंगे कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको लोग डिकम्पोज करके गैस बनाते हैं, जिसे हम गोबर गैस कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन और डिलीवरी कैसी होती है। हालांकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक मैप है, देख लो, आपके दिमाग में थोड़ा सा पड़ा रहेगा। सबसे पहले क्या करते हो भाई, आप वेल बनाते हो, मतलब खुदाई करते हो। खुदाई करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें मेंशन है, यहाँ पे ऑयल गैस वेल लिखा हुआ है, यहाँ पे गैस वेल लिखा है। तो कहीं पे दोनों हो सकता है। कोई ऐसा वेल हो सकता है जहां से ऑयल निकले और गैस भी निकले, कोई ऐसा वेल हो सकता है जहां पे केवल गैस ही हो, डिपेंड करता है। मैक्सिमम होता क्या है, जहां पे ऑयल वेल भी होते हैं, जहां पे केवल ऑयल होता है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ गैस निकलती है। यहां पे हम इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट, यहां पे वेंटेड एंड फ्लड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर इकोनॉमिकल पर्पज, फॉर सेफ्टी पर्पज, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि आप क्या करते हो, कुछ गैस को वेंटेड मतलब ऐसे ही निकाल देते हो बाहर, कुछ गैस को आप जला देते हो। ऐसा क्यों होता है, एग्जांपल से समझो। सपोज करिए आप क्या कर रहे हो, गोल्ड ढूंढ रहे हो, ठीक है, और गोल्ड आपको मिला कोयले के खान में। एक कोयले में गोल्ड लगा हुआ है, आप क्या करोगे, यहां से गोल्ड को निकाल लोगे ना, यही करोगे, और कोयले को फेंक दोगे। आपने कोयले को फेंक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोयला वेस्ट है, ठीक है, कोयले को भी खदान से निकाला जाता है, उससे भी एनर्जी निकलती है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे गोल्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड महंगा है, एक प्रीशियस मेटल है। हम कोयले के चक्कर में क्यों पड़े जब हमको गोल्ड मिल रहा है। उसी तरीके से यहां पे भी होता है कि प्योरिटी के चक्कर में कुछ गैस जो अनवांटेड होती हैं, जिनसे भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, बट हम नहीं करते हैं, उनको निकाल देते हैं। उसके कई सारे रीजन होते हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद हम इसको कंप्रेस स्टेशन पे भेज देते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, कंप्रेस करते हैं, इसके बाद सप्लाई कर देते हैं, चाहे व्हीकल में यूज करो, चाहे इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में यूज करो। तो ये एक फ्लोर चार्ट है जो आपके माइंड में रहेगा कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है नेचुरल गैस का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को एज्यूम कर लेना ही पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में आपके लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी से अब व्हीकल चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैंने भाई पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पूरे उस पर 4-5 लेक्चर्स है, वो प्लेलिस्ट में लास्ट में लगा दूंगा। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो, बहुत सारे तरीके से आप बना भी रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करते हो बैटरी चार्ज करने में, बैटरी चार्ज करके उससे आप व्हीकल चलाते हो, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हाइब्रिड व्हीकल बनी पहले, अब प्योर इलेक्ट्रिक भी बन रही हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पे आईसी इंजन भी हो और आपका इलेक्ट्रिक मोटर भी हो। अब इसका फायदा क्या है, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है, कंटिन्यूअसली आता है, यहां पे मैं क्वेश्चन कर देता हूं, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। कुछ लोग कहेंगे या सोचेंगे कि मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इसके लिए हम फॉसल फ्यूल्स का यूज करेंगे, कोयले का यूज करेंगे, गैस का यूज करेंगे, तो वहां से पोल्यूशन तो होगा ही होगा। उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफर करेंगे, लेके आएंगे अपने चार्जिंग स्टेशन तक, उसमें कुछ लॉस होगा। उसके बाद हम बैटरी चार्ज करेंगे, वहां पे कुछ लॉस होगा। बैटरी से फिर वो ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर को, वहां पे भी कुछ लॉस होगा। तो ये लॉस तो ज्यादा बड़ा लग रहा है, लॉस भी है, इसके साथ साथ फॉसल फ्यूल्स यहाँ पे बर्न कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, तो पोल्यूशन भी है। तो फिर फायदा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली थोड़ा कंपेरिजन है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें तो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड नहीं है, तो उसमें टेल पाइप तो होते ही नहीं, क्योंकि वहां पे एमिशन होता ही नहीं, जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ निकलेगा ही नहीं क्योंकि बैटरी से चल रही है। दूसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर करना कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू गैसोलीन। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, वेल टू व्हील। ये एक वर्ड है, दैट इज वेल टू व्हील, ठीक है, मतलब कुएं से लेके गाड़ी के पहिए तक
की जो एफिशिएंसी है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए ये हमारा वेल है जहां से हम ऑयल और गैस क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करते हुए रिफाइनरी में जाता है, उसके बाद पंप में जाता है, पंप से हमारे व्हीकल में जाता है और एक हमको एफिशिएंसी मिलती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको रिफाइन करें, ट्रांसपोर्ट करें, मतलब रिफाइन के बाद हम इसको पंप में भेजने के बजाय हम भेज दें अपने इलेक्ट्रिक स्टेशन पे जहां पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, उस इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज करें, फिर व्हीकल चलाएं। ये दो प्रोसेस हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि इन दोनों प्रोसेस में एफिशिएंट कौन है। ये मैं रिसर्च पेपर की चीज बता रहा हूं समझने के लिए, आपको जानने के लिए, आपके एग्जाम में पूछे ना पूछे दैट इज नॉट अ बिग डील, थोड़ा सा आप जान लो, 2 मिनट लगेगा। ये सपोज कर लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है नेचुरल गैस का, वैसे कोई सा भी फॉसिल फ्यूल्स, आप कोयला ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, कुछ भी हो, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। हालांकि कोयला डायरेक्टली यूज नहीं होता है व्हीकल में, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो कुछ भी आप ले सकते हो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चलो हमारा वेल हुआ, रिफाइनरी के बाद मान लो ये गैस है, इसको हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, तो यहां पे हमको कंप्रेशन की एफिशिएंसी मिलती है 95%। और थोड़ा सा हम इसको रखते चलें, सपोज कर लेते हैं कि यहां पे हमको 100 जूल एनर्जी अवेलेबल थी, 95 के बाद हमारे पास जो एनर्जी बची वो 95 जूल बची, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो गई हमारी एफिशिएंसी की वजह से। इसके बाद हम टैंक में भर दिए इसको और टैंक के बाद व्हील में चला गया, तो ये टैंक टू व्हील की जो एफिशिएंसी है यहां पे ये दिया है आपका 14% से लेके 26%। तो अगर हम 95 का 40 to 26% फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये अराउंड आएगा 13.3 to 24% के आसपास, यहां पे मेंशन भी है वो डाटा। तो ये एफिशिएंसी होती है हमारे व्हीकल की, अगर हम उससे डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल से रन करें हमारी व्हीकल। इसके रीजन होते हैं, रीजन बेसिकली ये होता है, और यहां पे भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको रीजन बता देता हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहां पे बात कर लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास यहां पे भी 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है। अब चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में यहां पे टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है अराउंड इसके आसपास होती है, तो मान लेते हैं यहां पे 50%, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा, तो 50% तो एनर्जी हमारी यहां पे चली गई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो जनरेटर घूम रहा है तो टरबाइन की हुई ना, अब जनरेटर में भी कुछ लॉस होता है, तो इसकी एफिशिएंसी 92 के आसपास होती है। तो यहां पे भी कुछ लॉस हुआ, तो 92 के बाद यहां पे हमको जो एनर्जी मिलेगी ये कुछ 47.5, जो भी आप कैलकुलेट कर लेना, इसके आसपास मिलेगी। इसके बाद हम आगे की बात करें तो आगे चार्जिंग में भी कुछ लॉस होगा, इसकी एफिशिएंसी है 95। यहां पे 95 का मतलब है कि अवेलेबल एनर्जी का 95, इसका 95 नहीं, यहां पे जो एनर्जी अवेलेबल है चार्जिंग के लिए उसका 95% ही बैटरी को चार्ज करेगा, 5% लॉस हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल यहां पे भी, अगर टरबाइन पे एनर्जी जितनी अवेलेबल है वो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ एनर्जी यहां पे लॉस होगी। हमारा जो जनरेटर है वो भी तो कुछ खाएगा ना, डेफिनेटली जो चीजें मूव कर रही हैं उनका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ एनर्सिया है, वो एनर्जी तो खाएंगे, ऐसे तो चलो चलेंगे। तो यहां पे इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद 97 के बाद जो हमारे पास एनर्जी मिली वो मिली कुछ अराउंड 45 जूल। 45 जूल के बाद ये हम टैंक तक पहुंच गए। अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है, तो बैटरी से व्हील का जो एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है, वो होती है 79% के आसपास। तो यहां पे अगर 45 जूल अवेलेबल है तो 45 जूल कन्वर्ट हो जाएगा, ये अराउंड टू अराउंड आएगा 35 जूल के आसपास, परसेंटेज नहीं जूल। तो आप देखो इनिशियली दोनों के जगह पे 100 जूल एनर्जी थी, बट व्हील में कन्वर्ट होते होते मतलब अब तो ये एनर्जी में नहीं रहेगी, व्हील तो मूव कर रही है तो वो मूविंग डिस्टेंस हो जाएगा। बट मैं एनर्जी के टर्म्स में समझा रहा हूं कि आप समझो कहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा होता है। अब यहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा हुआ, यहां पे बहुत कम एनर्जी बची है व्हील तक पहुंचते पहुंचते, तो कम एनर्जी है तो आपकी व्हीकल कम दूर जाएगी। यहां पे ज्यादा एनर्जी है तो आपकी व्हीकल ज्यादा ट्रेवल करेगी, मतलब इसका एवरेज अच्छा होगा। अब आप कहोगे भैया सब कुछ तो ठीक है, इसका एवरेज अच्छा क्यों हो गया? इसका एवरेज अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छा होती है, मतलब 2 to 3 टाइम्स होती है। मतलब आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर है और आपका एक आईसी इंजन है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की जो एफिशिएंसी होगी आपके आईसी इंजन के कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स होगी। तो ये फायदा होता है। अल्टीमेटली इतना सारा पापड़ बेलने के बाद भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अब आप एक क्वेश्चन नहीं करोगे
कि फॉसल फ्यूल्स को बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो भी तो पोल्यूशन होगा ही होगा, पोल्यूशन होगा बट कम होगा। अब हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स का। बायो मतलब होता है लिविंग बीइंग की हम बात कर रहे हैं, फ्यूल्स मतलब उनसे तेल निकाल लेना। एक कहावत, एक मुहावरा है, आपका तेल निकाल लेंगे हम, मगर वो मुहावरा इस तेल से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली वो बात करते हैं कि एक कंपटीशन लेवल की बात करते हैं ना, कि दो पहलवान है, उसने उसका तेल निकाल दिया। तो यहां पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि जो बायोफ्यूल्स है, बायोफ्यूल्स मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वहां से हम क्या करते हैं भैया, फ्यूल निकालते हैं। फ्यूल मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं? बायोमास हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्न, बेसिकली शुगर, वेजिटेबल्स, ऑयल, वेस्ट, जो भी वेस्ट निकलते हैं, इन सब जगह से हम निकाल रहे हैं बायोफ्यूल्स। अब ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं। बायोफ्यूल्स यूज क्यों करते हैं भाई, इससे फायदा क्या होता है? क्योंकि बायोफ्यूल से जो CO2 होता है इसका प्रोडक्शन कम होता है। अब CO2 का एमिशन कम होगा तो किसको इफेक्ट करेगा? ये ग्लोबल वार्मिंग को। आपके जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर तेजी से नहीं बढ़ेगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। बट इसका जो यूज है हम टोटली मतलब एब्सोल्यूट बायोडीजल यूज नहीं होता है, ये हम ब्लेंड फॉर्म में यूज करते हैं। बेसिकली 10% से कम ही यूज करते हैं, ब्लेंड करके पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ ब्लेंड करके इसका हम यूज करते हैं। मेनली बात करें तो ये दो फॉर्म में यूज किया जाता है, एक तो होता है एथेनॉल और दूसरे को हम कहते हैं बायोडीजल। बायोडीजल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये बायोफ्यूल्स का ही एक पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोडीजल एंड HVO। HVO का मतलब होता है हाइड्रो ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल। अब ये हाइड्रो ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। बायोडीजल तो आप समझ ही गए हो कि बेसिकली जो वेजिटेबल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जहां से हम निकालते हैं और निकालने के बाद इसको हम बेसिकली 10% से कम ब्लेंड कर देते हैं। CO2 कम निकलता है, ये बेसिक फायदा, इतना आपको याद रखना है। या तो इसको थोड़ा सा घुमा के दे दे कि बायोडीजल के यूज से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कम होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम बढ़ता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को हम स्टेबल रख सकते हैं, सिंपल ऐसे भी कह सकते हो। अब हम बात करते हैं HVO। HVO मतलब हाइड्रो ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल। ये थोड़ा सा डिफर करता है आपके बायोडीजल से। डिफर क्यों करता है भाई? क्योंकि इसकी जो फाइनल क्वालिटी होती है बायोडीजल से थोड़ा सा अलग होती है। कैसे इसको बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है हाइड्रो प्रोसेसिंग से। अब ये भैया हाइड्रो प्रोसेसिंग क्या होती है? मतलब रिएक्शन होता है, जो ऑयल फ्रैक्शन है जिनको आप यूज कर रहे हो, चाहे कोई कुछ भी हो, जो ऑर्गेनिक्स मटेरियल हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रो प्रोसेसिंग कहलाता है। और हाइड्रो ट्रीटेड का मतलब क्या होता है? मतलब रिमूविंग द कंटामिनेंट फ्रॉम द ऑयल, मतलब ऑयल को थोड़ा सा अपग्रेड करना ही क्या कहलाता है? हाइड्रो ट्रीटेड कहलाता है। तो इन शॉर्ट इनके कहने का मतलब है HVO थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है बायोडीजल से, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, कंटामिनेंट निकाल देते हैं और इसको भी हम यूज करते हैं। इसे हम रिन्यूएबल डीजल के नाम से भी जानते हैं, एक और नाम है, इसको भी आप याद रखना। अब यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ पाओगे कि बेसिकली इसका प्रोडक्शन होता कैसे है। क्या करते हैं भैया, हमारे पास जो वेस्ट है उसको हम रख लेते हैं, वेस्ट में थोड़ा सा मेथेनॉल मिला देते हैं। बेसिकली ये है क्या? यहाँ पे एक वर्ड है ट्रांसटेरिफिकेशन। ट्रांसटेरिफिकेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिक को दूसरे ऑर्गेनिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ट्रांसटेरिफिकेशन कहलाता है। तो यहां पे बेसिकली थोड़ा सा हम अल्कोहल मिला देते हैं, थोड़ा सा कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, इसके बाद ये ट्रांसटेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है, क्रूड बायोडीजल बन जाता है, थोड़ा सा उसको रिफाइन कर लेते हैं, बायोडीजल मिल जाता है। तो ये प्रोसेस है बायोडीजल को प्रोड्यूस करने का। हाँ, ये जो प्रोसेस है इसको मैं डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बायोडीजल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, उसका लिंक भी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। अगर आप उसको देखना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो ये सारी चीजें क्या होती है, तो वहां पे थोड़ा सा मैंने एलोबरेट किया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। बार बार एक ही चीज को एलोबरेट करते रहना अच्छी बात नहीं है। यहां पे भी वही सारी चीजें मेंशन किया गया है, थोड़ा सा एक लाइन प्री ट्रीटमेंट ज्यादा ऐड कर दिया गया है। तो प्री ट्रीटमेंट हर जगह होता है, कुछ ऐसी चीजें जो मिक्स है वहां पे अनवांटेड है उनको निकाला जाता है, तो उसी को हम कहते हैं प्री ट्रीटमेंट और कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट जो बायोफ्यूल का फॉर्मेट है जिसको हम यूज करते हैं उसे हम एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल का एक और यूज है गांव में जिसे आप देसी दारू कहते हो, बना के पीते हैं लोग, ठीक है। तो एथेनॉल का बेसिकली यूज करते हैं हम। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? एक तरह का बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अगर सिंपल भाषा में एक एग्जांपल से आप समझो तो दूध से दही का बनना भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। यहां पे बेसिकली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इन दोनों प्रोसेस के बारे में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, या तो वो टेक्निकल एग्जाम हो या फिर वो जनरल साइंस का एग्जाम जो होता है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब जनरल स्टडी के पेपर सब सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको भी हम ब्लेंड फॉर्म में ही यूज करते हैं, पेट्रोल के साथ इसको ब्लेंड करके हम यूज करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, आगे मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। पहला प्रोसेस है सेक्रिफिकेशन। सेक्रिफिकेशन क्या होता है? नाम ही है, सेक्रीफाई करना। मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम बेस कंपाउंड या फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका क्या करवा देते हैं? फर्मेंटेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि एंजाइम के प्रेजेंट में केमिकल चेंज करवा देते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो डेफिनेटली वहां से कुछ एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज हम करते हैं जहां पे भी यूज हो। जैसे यहां पे हम व्हीकल की बात करें तो वहां पे यूज कर लेते हैं। बेसिकली इसका यूज बहुत बार देसी दारू बनाने में भी किया जाता है। आपने सुना होगा कि गांव में देसी दारू बनाए, पिए, 2-4 लोग मरे, पेपर में आपने पढ़ा भी होगा। क्योंकि ये होता है भैया इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब ये नशीला होता है। नशीली मतलब इसको पी के आपको नशा आएगा और इसको बनाना बहुत मुश्किल है नहीं, चूंकि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है, इजिली गांव में कहीं पे भी बंद करके करवाया जा सकता है। तो ये लोग करवा लेते हैं, देसी दारू बना लेते हैं और घोड़े पे सवार हो जाते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे कॉर्न का एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा सिक्वेंशियल वे में बताया गया है। तो पहले क्या करोगे? आप उसको मिलिंग कर लोगे, मतलब उसको थोड़ा सा कट कर लोगे छोटे छोटे पार्ट में, ताकि डिकम्पोजिशन अच्छे से हो, प्रॉपर तरीके से हो, फास्ट हो। ये सारी चीजें रिएक्शन रेट को बढ़ाती हैं। डेफिनेटली रिएक्शन रेट में केमिकल कंडीशन तो मैटर करती है, उसके साथ फिजिकल कंडीशन भी मैटर करती है। तो यहाँ पे मिलिंग करके हम उसका फिजिकल जो शेप साइज है वो चेंज कर लेते हैं। फिर आता है सैक्रिफिकेशन, जो मैंने आपसे कहा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको बेस में, बेसिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि उसमें ब्रांचेज कैसे हैं, उसकी ब्रांचेज कैसे हैं, एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये सारी चीजें। बट वो केमिस्ट्री वालों का काम है, आप बस टर्म समझ लो, ठीक है। इसके बाद हम उसका फर्मेंटेशन करवा देते हैं, फिर उसके बाद वहां से एथेनॉल हम निकाल लेते हैं और अपने व्हीकल को सप्लाई कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं, चाहे कुछ भी आप रॉ मटेरियल ले लो, सिंपल यही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से आप एथेनॉल बना सकते हो। नेक्स्ट जो फ्यूल है दैट इज हाइड्रोजन। HCNG पे मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, ये वीडियो भी मैं आपको लिंक कर दूंगा बाद में। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सा हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। HCNG का भी मतलब यहाँ पे यही है कि सिंपल हाइड्रोजन गैस को क्या करना है? बाहर करना है और उससे व्हीकल को ड्राइव करना है, मतलब उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहला फायदा क्या है इसका? ये जीरो एमिशन है। जीरो एमिशन क्यों भाई? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेचारा? ज्यादा से ज्यादा H2O बना लेगा, पानी बना लेगा, और पानी तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। इसलिए हम इसको कहते हैं भैया ये ऐसा फ्यूल है जो जीरो एमिशन का। आप कहोगे बहुत बढ़िया, इसी को यूज करो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई सारे जगह मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जब हम पानी से चलने वाली व्हीकल की बात कर रहे थे, सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कि जो हाइड्रोजन से चलते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था कि कितना डिफिकल्ट होता है इसको निकालना। इसका एक्सट्रैक्शन में ही जितना एनर्जी लग जाती है उतना एनर्जी से प्रोड्यूस नहीं होती है। अब तक का प्रॉब्लम यही है, अब तक रिसर्च चल रहा है। जब कभी ऐसा हो जाएगा कि एक्सट्रैक्शन में एनर्जी कम लगेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली लोग इसी को यूज करेंगे। अब हाइड्रोजन निकालोगे कहां से भाई? कहीं से भी निकाल सकते हो, दुनिया भर के हाइड्रोकार्बन्स हैं यार, कहीं से भी निकाल लो आप। बायोमास से निकाल लो, कहीं से भी सोलर से निकाल लो, कहीं से भी, हर जगह हाइड्रोजन घूम रहा है, निकालो। बहुत सारे तरीके भी हैं निकालने के। यहाँ पे कुछ तरीकों को हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पहला है थर्मल प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस कर सकते हो आप, सोलर ड्रिवन प्रोसेस, मतलब जहां पे एनर्जी की बात आती है ना, ज्यादा एनर्जी जहां पे लगती है, तो हम फॉसल फ्यूल्स को इग्नोर करके सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए हम उसे सोलर ड्रिवन कर देते हैं। बहुत ही सिंपल। बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन। इस पे मैंने क्वेश्चन भी आज पोस्ट किया था, देखा नहीं कितने सारे लोगों ने सही किया। पहला जो प्रोसेस है दैट इज थर्मल प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ हीट से रिलेटेड होगा, डेफिनेटली हीट से रिलेटेड है।
ये प्रोडक्शन होता है यहाँ पे बेसिकली बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है क्या है, हम क्या कर लेते हैं भैया, यहाँ पे स्टीम ले लेते हैं, स्टीम में हाई टेम्परेचर होगा, स्टीम ले लिया हमने, यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देंगे और सिंपल इस हाइड्रोजन को हम यूटिलाइज कर लेंगे। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि ये जो स्टीम है, स्टीम बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो सिंपल एक ही ट्रेडिशनल रास्ता है, या तो आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करो या फिर सोलर एनर्जी यूटिलाइज करो, बट दैट इज नॉट अ मैटर। ये हमको यहाँ पे समझना है कि थर्मल प्रोसेस होता क्या है। तो ये बेसिकली होता है थर्मल प्रोसेस। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है बेसिकली थर्मल प्रोसेस का, कि आप कहीं से भी हीट लाओ, सोलर से लाओ, फॉसिल फ्यूल से लाओ, दैट इज नॉट अ मैटर। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ ये रिएक्ट करते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन निकलता है, ये आप इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो, व्हीकल में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, एनर्जी है, किसी को भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं भाई? थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। आप सभी ने पढ़ा होगा, यहां पे हम यूज करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर में हम क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा एक कैथोड दिख रहा होगा, एक एनोड दिख रहा होगा। अब यहां पे रिएक्शन होता है सिंपल इलेक्ट्रोलाइजर में, और एक जगह से आपको हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे जगह से आपको ऑक्सीजन निकलता है। तो अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे रिएक्शन होता है 2H2O दैट्स गिव यू O2 प्लस 4H। यहाँ पे आयंस हैं, ये हाइड्रोजन के आयंस बन जाते हैं, प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। डेफिनेटली जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। ये कैथोड पे रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है। कैथोड पे क्या होता है, जो 4H प्लस आयन बनाया है आपने एनोड पे, उसको इधर भेज देते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाता है और वही बना लेता है 2H2O। तो ये गैस बन जाती है और इधर से निकल जाता है। कहना कितना आसान है कि हाइड्रोजन बन गया, बस यूज करो भैया। बट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो खर्चे होते हैं वो भी इस एनर्जी से ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका यूज नहीं हो रहा है। सेल्स में बेसिकली हम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, आपको ये समझ लेना है कि इससे भी हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर ड्रिवन प्रोसेस की। अब ये सोलर ड्रिवन प्रोसेस में कई सारे आते हैं, जैसे पहला है यहाँ पे फोटो बायोलॉजिकल, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, तीसरा है फोटो थर्मोकेमिकल। ये सारे प्रोसेस हैं जिनसे हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस आप याद रखना, हाइड्रोजन प्रोडक्शन की ये प्रोसेस हैं जो सोलर ड्रिवन है। बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? सोलर से आती है। अगर पहले की हम बात करें तो फोटो बायोलॉजिकल, नाम से ही पता चल रहा है, इसको हमने देखे हैं, फोटोसिंथेटिक वाली जो प्रोसेस होती है, यहां से भी हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल, नाम से ही इसका पता चल रहा है, यहां पे हम एक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं और जो वाटर से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सेपरेट करता है। आगे मैं आपको फ्लो चार्ट इसका दिखा दूंगा। नेक्स्ट है जो आपका सोलर थर्मोकेमिकल। थर्मोकेमिकल मतलब पता ही चल रहा है, थर्मल एनर्जी मतलब हीट का यूज करेंगे। यहां पे भी हम कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज कर लेते हैं, जो बेसिकली स्प्लिट कर देता है वाटर से रिएक्ट करके। यहां पे भी हमको वो बाहर कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैसे करता है इन तीनों प्रोसेस को मैं दिखाता हूं। पहला है फोटोसिंथेसिस, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये बेसिकली प्रोसेस होता है जो कि हमारा हाइड्रोजन बनाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला फ्लो चार्ट है। और जो हमारा सेकेंड प्रोसेस होता है ये होता है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल। यहाँ पे हम सोलर एनर्जी को, ये आप देख रहे हो, ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम बेसिकली सेमीकंडक्टर के थ्रू। यहाँ पे वाटर से ऑक्सीजन को हम सेपरेट कर लेते हैं और H2 को सेपरेट कर लेते हैं। अगेन H2 सेपरेट हो गया तो उसको हम यूटिलाइज कर देते हैं। और तीसरा जो आपका प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटो थर्मोकेमिकल, यहाँ पे जो सनरेज होती है पहले इसको हम कलेक्ट करते हैं क्योंकि इंटेंसिफाई चाहिए होती है, और अगेन इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए। तो इसे हम कहते हैं फोटो थर्मोकेमिकल। अब इन प्रोसेस को अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से ये होते हैं तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको चाहिए समझना है तो आप बताना कमेंट करके, सेपरेट मैं एक वीडियो बना दूंगा इन सारे प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से हम
सोलर ड्रिवेन हाइड्रोजन सेपरेट करते हैं। तो एक वीडियो अलग बना दूंगा मैं। और सोलर ड्रिवेन प्रोसेस का नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही नाम आया बायोलॉजी का मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे। ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया के थ्रू माइक्रोब्स का यूज करके हम क्या करते हैं, वहां से हाइड्रोजन निकालते हैं। इससे पहले ऑर्गेनिक मैटर्स हमने क्या निकाला था, बायोडीजल निकाला था, एथेनॉल निकाला था भैया। अब यहाँ पे गैस भी निकाला था हमने। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। मतलब जो जो चीजें हैं ऑर्गेनिक मैटर्स में सब निकाल लो। यहाँ पे यूज क्या करते हैं हम, सन रेज यूज कर लेते हैं, यहाँ पे माइक्रोब यूज कर लेते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है अगेन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा अगर आपको इन सारे प्रोसेस को डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो सोलर ड्रिवेन प्रोसेस है जिससे हाइड्रोजन निकालते हैं उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसका उम्मीद करता हूं जवाब दे पाओगे। हो सकता है यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया ऑक्टेन नंबर, बट सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किए हुए इसलिए मैंने वहाँ पे इसको इन्वॉल्व कर दिया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप आज के वीडियो के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकते हो। ये सारे सिंपल क्वेश्चन ही हैं, आप इनको अटेंड कर सकते हो और डेफिनेटली लास्ट में इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हाइड्रोजन वाले में हो सकता है एक दो में, तो मैंने उसको एलोबरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने HCNG इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।